So in today's session, we are going to discuss our IE and IFS MCQs of unit number 21, which is based on Indian banking structure. So क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि BR एक्ट का कौन सा सेक्शन है जिसमें बिजनेस और बैंकिंग को डिफाइन किया गया है। आपको BR एक्ट के बारे में जानकारी होगी, इसे कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बताइए बैंकिंग बिजनेस को किस एक्ट में डिफाइन किया गया है। दोस्तों सही जवाब है इसका सेक्शन नंबर 8। देखिए सेक्शन 8 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, इसमें ये सेक्शन प्रोहिबिट करता है किसी बैंकिंग कंपनी को कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डील करेगा। मान लीजिए कि किसी गुड का बाइंग एंड सेलिंग हो, बार्टरिंग हो गुड्स का, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, इन कनेक्शन विद द रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, एक बैंक इंगेज नहीं कर सकती बाइंग एंड सेलिंग गुड्स के बिजनेस में एक्सेप्ट इन अ लिमिटेड सर्कमस्टांस। जैसे मान लीजिए कि जब वो किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को नेगोशिएट कर रही है तो वो एक्सेप्शन हो गया, लेकिन इन जनरल बैंक किसी गुड्स को बाइंग एंड सेलिंग गुड्स के बिजनेस में इंगेज नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों ताकि बैंक अपने आप को रिस्की या स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना करे जो कि इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जियोपार्डाइज कर देगा। इसीलिए दोस्तों बिजनेस और बैंकिंग को सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। अब जरा दूसरे सेक्शन की बात कर लें, यहाँ पे और भी सेक्शंस हैं। जैसे आप सेक्शन 6 की यदि बात करें तो सेक्शन 6 डिफाइन करता है बैंकिंग बिजनेस को एक्सेप्टिंग मनी एंड मतलब ये कहता है कि जो बैंक का प्राइमरी पर्पस है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है और उसे लैंड आउट करना है। तो होपफुली आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो सेक्शन 8 है उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 1949 का सेक्शन 8 में बैंकिंग बिजनेस को क्लियरली डिफाइन किया गया है। इसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शंस है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि किस साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसको इस्टेब्लिश किया गया, 1947, 1925, 1935, 1955। दोस्तों इसका सही जवाब है 1935। 1935 में आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। तो आरबीआई को सेटअप किया गया ताकि करेंसी को सेंट्रलाइज कर सकें और भारत में जो क्रेडिट सिस्टम है उसे सेंट्रलाइज कर सकें। तो क्रेडिट सिस्टम और करेंसी को सेंट्रलाइज करने के लिए आरबीआई का स्थापना किया गया। और दोस्तों आरबीआई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था पहले, लेकिन इसे नेशनलाइज किया गया था 1949 में, आपको पता होगा। और आरबीआई करेंटली गवर्नर के द्वारा हेड किया जाता है, जो कि जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे करेंसी नोट इशू करना, इंडियन रुपीज़ के स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना सरकार को, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है भारत की, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो उसका सही जवाब समझ में आया। 1935 में आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन, आपने सुना होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसी भी यूनिवर्सल बैंक को सेटअप करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 750 करोड़। दोस्तों सही जवाब है इसका 200 करोड़। देखिए सबसे पहले यूनिवर्सल बैंक होता क्या है? यूनिवर्सल बैंक एक ऐसी बैंक है जो कि सभी तरह की बैंकिंग एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करती है, ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, राइट। तो जैसे कि कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट, जिसमें कॉमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सभी आता है। तो आरबीआई ने दोस्तों एक हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट को सेट किया है यूनिवर्सल बैंक के लिए, क्योंकि इसे रिस्कियर माना जाता है। दोस्तों ये जो यूनिवर्सल बैंक होते हैं ना, ये दूसरे बैंकों से रिस्कियर होते हैं, क्योंकि ये सभी तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो हमारा कॉमर्शियल बैंक का एक्टिविटीज़ हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो या इंश्योरेंस हो। तो जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये इसलिए लाया गया है ताकि यूनिवर्सल बैंक के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो कि वो शॉक को विथस्टैंड कर सके और वो सॉल्वेंट रह सके। दोस्तों सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो यूनिवर्सल बैंक के पास कम से कम 200 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए इससे पहले कि वो अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करे। ये वो पैसा है जो कि बैंक को रिजर्व में रखना है ताकि अपने डेप्ट को, अपने लॉसेस को वो कवर कर सके। दोस्तों आरबीआई ने कुछ अदर रिक्वायरमेंट भी सेट किए हैं यूनिवर्सल बैंक के लिए, जैसे कि उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना, उनका साउंड मैनेजमेंट होना। तो फिलहाल क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में 200 करोड़ हमारा सही जवाब है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हमारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं इनके लिए कितनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट की गई है? ऑप्शन है 100 करोड़, 200 करोड़, 750 करोड़, 500 करोड़। दोस्तों सही जवाब है इसका 100 करोड़। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अनाउंसमेंट हुआ था 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। पहले थोड़ा सा मैं आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बता दूँ। स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसी बैंक होती है जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है अनडिजर्व्ड सेगमेंट को,
किसे, अनडिजर्व सेगमेंट को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्मॉल बिजनेसमैन, छोटे छोटे व्यापार होते हैं दोस्तों, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, फिर माइक्रो फाइनेंस बोरोवर हो गए, फार्मर्स हो गए। तो आरबीआई ने एक लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट को सेट किया है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए, क्योंकि उनको उनका रिस्क कम है। ऑब्वियस सी बात है ना दोस्तों, जिनका रिस्क ज़्यादा रहेगा उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट सेट है। जैसे आपने अभी देखा यूनिवर्सल बैंक का रिस्कियर है, राइट, दैट्स वाई दे हैव सेट अप द लिमिट ऑफ 200 करोड़, बट comparatively this small financial bank is less risky, right? That's why this RBI has set up 100 crore as the minimum capital requirement for small financial bank. Okay, तो दोस्तों स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का फोकस होता है कि वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को लेंड करेगा, ठीक है, और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को इसलिए डाला जाता है ताकि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के पास इनफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो कि वो शॉक को विथस्टैंड कर सके और सॉल्वेंट रह सके। सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के पास नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ का होना चाहिए, इससे पहले कि वो अपने ऑपरेशन को, अपनी गतिविधियां शुरू कर सके। और ये वो पैसा है जो कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा अपने डेप्ट को, अपने लॉसेस को कवर करने के लिए। दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। एक पेमेंट बैंक के लिए मैक्सिमम बैलेंस कितना होना चाहिए प्रत्येक अकाउंट में, ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं है, पेमेंट बैंक में मैक्सिमम कितना बैलेंस आप रख सकते हैं किस प्रत्येक अकाउंट में। ऑप्शन है 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख या कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों सही जवाब है 5 लाख। देखिए ये 8 मार्च 2023 का जो हमारा डेटा है उसमें जो मैक्सिमम बैलेंस पेमेंट बैंक में हो सकता है वो 5 लाख का है। ये आरबीआई के द्वारा अप्रैल 2021 में अनाउंस किया गया। अब पेमेंट बैंक होता क्या है? पेमेंट बैंक एक तरह का बैंक होता है जो कि लिमिटेड बैंकिंग सर्विस ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है दोस्तों? इट ऑफर लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज। तो पेमेंट बैंक लिमिटेड बैंकिंग सर्विस ऑफर करती है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, पेमेंट, रेमिटेंस सर्विस। पेमेंट बैंक दोस्तों लैंडिंग सर्विस ऑफर नहीं कर सकती, याद रखिएगा। पेमेंट बैंक कैन नॉट ऑफर लैंडिंग सर्विस, ओके, जैसे कि लोन या ओवरड्राफ्ट पेमेंट बैंक ऑफर नहीं कर सकती, ये इनका लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज होता है। तो आरबीआई ने एक लिमिट सेट किया है कितना मैक्सिमम बैलेंस पेमेंट बैंक मेंटेन कर सकती है प्रत्येक अकाउंट में, ताकि डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि पेमेंट बैंक रिलेटिवली नया कंसेप्ट है, इनके पास सेम लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है जैसा कि ट्रेडिशनल बैंक के पास होता है। सिंपल भाषा में बात करें तो पेमेंट बैंक अपने कस्टमर को अलाउ करेगी कि वो 5 लाख ही मैक्सिमम बैलेंस अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। यदि बैलेंस 5 लाख से ज़्यादा होगा तो एक्सेस अमाउंट को कस्टमर के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो कि उनके कमर्शियल बैंक में है। चलिए है एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि एटीएम किसी एटीएम पे कैरिड आउट होता है इशूइंग बैंक के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ओनर्स ट्रांजैक्शन, ऑफर्स ट्रांजैक्शन, ऑन यू, ऑफ यू। बताइए ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि एटीएम पे कैरिड आउट होता है इशूड बैंक के द्वारा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों ऑनर्स ट्रांजैक्शन। गूगल पे क्या है? फिनटेक कंपनी, नियो बैंक, टेकफिन कंपनी, पेमेंट गेटवे। दोस्तों गूगल पे हमारा एक हमारा टेकफिन कंपनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डिमांड डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट होता है जिसको विड्रॉ कर सकते हैं डिमांड पे, किसी फ्यूचर डेट पे, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद। दोस्तों डिमांड डेट वैसा होता है जिसे आप विड्रॉ कर सकते हैं डिमांड पे। ऑब्वियस ही बात है, इसका नाम इसीलिए डिमांड रखा गया है। दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है टर्म डिपॉजिट के कॉन्टेक्स्ट में? पहला ऑप्शन कह रहा है कि टर्म डिपॉजिट रिसीट नॉन ट्रांसफरेबल होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि टर्म डिपॉजिट को नॉर्मली 12 महीना के लिए इशू किया जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि टर्म डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंडेड होता है। चौथा ऑप्शन होता है कि टर्म डिपॉजिट का जो कैश पेमेंट होता है वो 20,000 से ज़्यादा होता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कि जो टर्म डिपॉजिट का कैश पेमेंट होता है वो 20,000 से ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स ये सभी हमारे प्लान्स हैं जेआईबी के लिए। एक तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें आपको यूनिट वाइज पीडीएफ, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, आपको 3000 प्लस एमसीक्यूज, और दोस्तों हर एक यूनिट का वीडियोस अवेलेबल है जिसमें थ्योरी वीडियो सेपरेट है, एमसीक्यूज वीडियो सेपरेट है, और डेली क्विजेज। ये सब दोस्तों आपको ₹500 में ऑफर किया जा रहा है पर सब्जेक्ट। इट्स मोर देन इकोनॉमिकल फॉर यू एंड ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो वी हैव जेआईबी पीडीएफ कोर्सेज जिसमें दोस्तों आपको यूनिट वाइज कंसाइज पीडीएफ नोट, 3000 प्लस एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सभी मिल रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा मॉक टेस्ट प्लान है जिसमें डेली क्विजेज, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सारा अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
पूछा जा रहा है आपसे एक शेड्यूल बैंक कैसी बैंक होती है जिसे आरबीआई के किस एक्ट में इंक्लूड किया गया? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल एंड फिफ्थ शेड्यूल। ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर है इसका सेकंड शेड्यूल। दोस्तों एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कैसी बैंक है? ऑप्शन ही करा है, जिसको हम आरबीआई एक्ट के 1934 में सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किया गया, जिसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इंक्लूड किया गया। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एक ऐसी बैंक है जिसको आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किया गया। दोस्तों इनमें से कौन सा फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है? बैंक गारंटी, बिल फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। दोस्तों दो तरह की क्रेडिट फैसिलिटी होते हैं, एक होते हैं फंड बेस, एक होते हैं नॉन फंड बेस। तो जो फंड बेस है उसमें हमारा आता है बिल फाइनेंस, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब बताइए जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी है वो फंड बेस है या नॉन फंड बेस है? ऑब्वियस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब अपने ऑपरेशन को कमेंस किया था एज इंडिया सेंट्रल बैंक? दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1935, सी का रहा 1 मार्च 1934, 1 मार्च 1935। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट कब की थी? 1934 की एक्ट थी। तो एक्ट को पास किया गया था भारत इंडियन पार्लियामेंट में 38 दिसंबर 1934 को, और ये जो एक्ट का कमेंसमेंट हुआ था ऑपरेशन का वो 1 अप्रैल को हुआ था। तो आरबीआई आपको पता है सेंट्रल बैंक है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, करेंसी इशू करना, और दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट वाज द पेड अप कैपिटल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड? तो सवाल ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि पेड अप कैपिटल कितना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब इसे इस्टेब्लिश किया गया? 5 लाख, 5 करोड़, 5,000, 5 मिलियन। सो फ्रेंड्स पेड अप कैपिटल जो था वो 50 मिलियन था, यानी 5 करोड़ था। So it was how much? It was 50 million, and you know this is nothing but 5 crore, and the capital was divided into shares of 100 rupees each। यानी जो कैपिटल है उसको 100 रुपीज़ के शेयर में डिवाइड किया गया था, और जो शेयर है वो सब्सक्राइब किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सक्राइब किया था शेयर को, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने सब्सक्राइब किया था, और बहुत सारे प्राइवेट बैंक ने सब्सक्राइब किया था। दोस्तों ये पेड अप कैपिटल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। पेड अप कैपिटल वो पैसा होता है जो कि बैंक को अपने शेयर होल्डर से रिसीव होता है इन एक्सचेंज फॉर स्टॉक। यानी बैंक जो है स्टॉक बेचती है और बदले में जो फंड मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल को यूज किया जाता है बैंक के ऑपरेशन को फंड करने के लिए और एक कुशन प्रोवाइड करने के लिए अगेंस्ट द लॉस। और आरबीआई का जो पेड अप कैपिटल है वो कितना था? 5 करोड़ था। वो कितना था दोस्तों? 5 करोड़ था, ताकि बैंक को एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस मिल सके। और ये जो लार्ज कैपिटल है इससे ये भी इंश्योर हुआ कि आरबीआई इंडिपेंडेंट हो गवर्नमेंट से और प्राइवेट इंटरेस्ट से। आरबीआई का जो पेड अप कैपिटल है बहुत बार बढ़ा है जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है, और आज का जो करंट पेड अप कैपिटल है आरबीआई का वो 500 करोड़ है, यानी 5 बिलियन है। ठीक है, तो ये करंट पेड अप कैपिटल है, और ये जब इस्टेब्लिश हुआ था तब था 5 करोड़। चलिए होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इनिशियल जुरिसडिक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया तो इसका इनिशियल जुरिसडिक्शन क्या था? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस देखते हैं, भारत के लिए केवल, फिर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ओनली फॉर बर्मा यानी कि म्यांमार, फॉर बोथ इंडिया एंड बर्मा, फॉर ऑल कंट्रीज इन साउथ एशिया। तो इसका कहाँ कहाँ जुरिसडिक्शन था, यानी कहाँ कहाँ की ये सेंट्रल बैंक थी? दोस्तों सही जवाब है बोथ इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। तो इनिशियल जुरिसडिक्शन आरबीआई का जो था वो बर्मा भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्मा जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था उस वक्त। ठीक है, तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करेगा, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करेगा और करेंसी इशू करेगा भारत के लिए भी और बर्मा के लिए भी। और पता है दोस्तों बर्मा जो है 1937 में 1937 में भारत से अलग हुआ, राइट। लेकिन जो आरबीआई है बर्मा का ही सेंट्रल बैंक था। कब तक? 1947 तक। ठीक है, तो अप्रैल 1947 में क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ बर्मा, अप्रैल 1947 में स्टेट बैंक ऑफ बर्मा, ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया और यही हुआ बर्मा का सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई का जो जुरिसडिक्शन था बर्मा का वो अप्रैल 1947 में ख़त्म हो गया, लेकिन आरबीआई जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अभी भी यंगॉन यानी म्यांमार में मेंटेन की हुई है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ये पॉइंट्स आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का। सो दिस इज द क्वेश्चन। भारतीय सरकार ने आरबीआई का राष्ट्रीयकृत कब किया, ये सवाल है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1949, 1 दिसंबर 1948, 1 दिसंबर 1949। तो दोस्तों आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा एक्ट था दोस्तों, देखिए जो नेशनलाइज किया गया था वो कब किया गया था, मैं आपको बता दूं, इट वाज नेशनलाइज ऑन 1 जन 1949, ठीक है। और ये जो एक्ट था वो था आरबीआई एक्ट 1948, आरबीआई एक्ट ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप आरबीआई एक्ट 1948। इस एक्ट के माध्यम से 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। और ये एक्ट जो है भारत के पार्लियामेंट में पास हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है ये एक मेजर स्टेप था कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इससे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल मिला ओवर द कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों नेशनलाइजेशन से पहले आरबीआई जो है शेयर होल्डर का बैंक था, जिसमें शेयर भारतीय सरकार का था और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का था और बहुत सारे प्राइवेट बैंक का था शेयर। लेकिन जो जैसे नेशनलाइजेशन हुआ आरबीआई का, इस कारण से सरकार ने सारे का सारा शेयर आरबीआई का एक्वायर कर लिया। तो ये जो आरबीआई का नेशनलाइजेशन है ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन था अपने समय का। कुछ लोगों का कहना था कि इस कारण से जो बैंक का इंडिपेंडेंस है वो लॉस हो जाएगा, लेकिन सरकार ने ये आर्ग किया कि जो नेशनलाइजेशन है वो ज़रूरी है ताकि आरबीआई इफेक्टिवली अपने फंक्शन को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कैरी आउट कर सके। तो ये सक्सेसफुल रहा, नेशनलाइजेशन सक्सेसफुल रहा और बैंक एक मेजर रोल प्ले करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने में। चलिए तो होपफुली इसका समझ में आ गया। सही जवाब है 1 अप्रैल 1949, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर विच एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों ये पूछा जा रहा है, अभी मैंने नेशनलाइजेशन की बात की, तो ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस एक्ट, अगेन आई विल डिस्कस। So again we will discuss. Options are Reserve Bank Transfer of Public Ownership Act 1948, Reserve Bank Nationalization Act 1949, Reserve Bank Public Acquisition Act 1948, Reserve Bank Government Control Act 1948। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर है। आई थिंक वी हैव जस्ट डिस्कस दिस पार्टिकुलर कंसेप्ट एंड तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनल ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948। और ये एक्ट जो है भारत के पार्लियामेंट में 10 दिसंबर 1948 को पास हुआ था और इस एक्ट के कारण सारे के सारे जो आरबीआई के शेयर हैं वो सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई एक्ट 1934 में कितने चैप्टर्स अवेलेबल हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स आर अवेलेबल इन द आरबीआई एक्ट 1934। ऑप्शन ए 3, 4, 5 एंड 6। सो करेक्ट आंसर इज 5 चैप्टर्स। दोस्तों याद रखिएगा 5 चैप्टर्स अवेलेबल हैं आरबीआई एक्ट 1934 में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखिए 5 चैप्टर तो हैं, तो आरबीआई एक्ट 1934 का कौन सा चैप्टर है जो कि सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन से डील करता है। So which chapter of the RBI Act deals with the central banking function? Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4. The correct answer to this question is option C, that is Chapter 3. Chapter 3 जो है central banking function से डील करता है। Now let's see the next question. RBI Act का कौन सा चैप्टर है जो कि प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। यानी दोस्तों कुछ ऐसे बॉडीज होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेशन में नहीं है और यदि वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये प्रोहिबिट किया गया है। आपको बताना है कि आरबीआई एक्ट 1934 का कौन सा चैप्टर है जो कि इस प्रोहिबिशन से डील करता है। चैप्टर 3B, चैप्टर 3C, चैप्टर 3D, चैप्टर 3E। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज चैप्टर 3C। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि आरबीआई एक्ट 1934 का स्केड्यूल कौन सा है जिसके अंदर बैलेंस शीट का फॉर्म्स होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्म्स होता है। तो आरबीआई एक्ट 1934 का कौन सा स्केड्यूल है विच कंटेन्स द फॉर्म फॉर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज स्केड्यूल 1। स्केड्यूल 1 जो आरबीआई एक्ट 1934 का है इसके अंदर फॉर्म्स है बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉनेटरी पॉलिसी के साथ डील करता हुआ कौन सा चैप्टर है आरबीआई एक्ट का। So which chapter deals with the monetary policy of RBI Act? So chapter 3E, chapter 3F, chapter 4, chapter 5. So the correct answer is chapter 3F.
तो चैप्टर 3F है आरबीआई एक्ट 1934 का, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी से डील करता है। So friends, these are the plans which are available for upcoming JIB examination. First of all, we have comprehensive plan. It includes videos, theory videos. There are theoretical videos, MCQs videos, PDF, theory plus MCQs PDF, mock test, daily quizzes. Okay, all these things are available in the JIB comprehensive plan. In the PDF plan, you will get 3000 plus MCQs, concise notes, capsule PDF, and also you will get previous year questions PDF. And in the JIB mock test plan for all 4 subjects, you will get daily quizzes, and the interface will be same like in the JIB exam, and also you will get the full length and unit wise mock test. So this comprehensive plan includes both of this. इसके अंदर दोस्तों PDF plan भी है, mock test plan भी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव रिगार्डिंग दिस पार्टिकुलर यूनिट नंबर 22, ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्न करती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट, इंडियन बैंकिंग एक्ट। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट दोस्तों एक ऐसी एक्ट है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्न करती है। वी हैव डिस्कस दिस। अब देखिए जो हमारा आरबीआई एक्ट का सेक्शन 2C है, इसके अकॉर्डिंग स्केड्यूल बैंक का डेफिनेशन क्या होता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि स्केड्यूल बैंक किसी उसी बैंक को कहते हैं जो कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 2 में इसका लिखा हुआ है नाम। तो अब ये स्केड्यूल बैंक होता क्या है? तो एक ऐसा बैंक जिसको फर्स्ट स्केड्यूल में इंक्लूड किया हो, एक ऐसा बैंक जो कि लाइसेंस दिया गया है कि वो रूरल एरिया में ऑपरेट हो, एक ऐसा बैंक जो कि सेकंड स्केड्यूल में इंक्लूड किया गया हो, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि एक ऐसा बैंक जो कि केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। तो ऑब्वियसली इसका सही जवाब है दोस्तों कि देखिए वैसा बैंक जिसको आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड स्केड्यूल में लिखा गया है उसे ही हम लोग स्केड्यूल बैंक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों पूछा जा रहा है कि आरबीआई का पेड अप कैपिटल कितना होता है सेक्शन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 4 के अनुसार आरबीआई का पेड अप कैपिटल कितना है? ऑप्शन ए 5 करोड़, ऑप्शन बी 6741 करोड़, ऑप्शन सी 10 करोड़, ऑप्शन डी 1000 करोड़। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज 5 करोड़। अभी मैंने डिस्कस किया था, तो ये इनिशियल पेड अप कैपिटल था आरबीआई का, एज विच इज 5 करोड़।